नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे यूरोलॉजी की समस्या पर। यहाँ हम आपको बता दें कि यूरोलॉजी की समस्या जो है वह बहुत विकट होती जा रही है। वजह है जीवन शैली। जीवन शैली में कैसे सुधार करें और कौन कौन सी समस्याएं यूरोलॉजी में आती हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम आज स्टूडियो में बुलाए हैं यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरशद जमाल जी को। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूरोलॉजी विभाग में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है। नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर अरशद जमाल हूँ। मैं रिम्स में यूरोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने पूछा, यूरोलॉजी एक नई स्पेशलिटी है और इसके अंतर्गत 8-9 इसकी सब स्पेशलिटीज़ हैं। लेकिन मुख्यतः अगर हम बीमारियों का नाम अगर हम बोलें तो एक प्रोस्टेट संबंधी समस्या जो अब लोग समझने भी लगे हैं, उसकी एक समस्या होती है। तो उसमें 2-3 कारण होते हैं, या तो BPH होगा या प्रोस्टेटिक कैंसर होगा। दूसरी समस्या है पेशाब के रास्ते का संकुचन, जिसको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर बोलते हैं जी। ये बहुत कॉमन बीमारी है और यंग एज में भी होता है, ओल्ड एज में भी होता है। लेकिन यंग पेशेंट्स इससे बहुत ज़्यादा अब पकड़ में आने लगे हैं, जो पहले असाध्य था। जी। तीसरा एक इसका सब स्पेशलिटी है यूरोलिथियासिस, जिसको हम लोग किडनी स्टोन बोलते हैं जी। तो वो पूरा किडनी से लेके पेशाब का नली तक कहीं भी पथरी बन सकता है और उससे पेशेंट को समस्या हो सकती है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। जी। चौथी चीज़ है जो बच्चों में देखा जाता है, जिसको पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिसमें बहुत सारे कंडीशंस जो नवजात शिशु में पाए जाते हैं। कुछ कंडीशंस जो हैं बच्चा जो एडोलेसेंट के पहले उनको प्रेजेंट करता है, तो जिसमें पोस्टीरियर वॉल्व है या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है या विम्स ट्यूमर है या PUJ ऑब्स्ट्रक्शन अगर है, तो इस तरह की समस्याएं बच्चों में मिलती हैं। इसके बाद एक स्पेशलिटी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग फीमेल यूरोलॉजी। फीमेल यूरोलॉजी में पहले इसका अवेयरनेस ज़्यादा नहीं था, तो औरतों में जो पेशाब संबंधी जो समस्याएं होती थी वो महिलाएं सामने आके नहीं बताती थी, और एक्चुअली ये समस्याएं तो शुरू से ही चली आ रही हैं जी। तो उसको जब रिकग्नाइज़ किया गया तो ये मालूम चला कि बहुत सारे पेशाब लीकेज का बहुत सारा प्रॉब्लम फीमेल्स को होता है। जी। तो यंग एज में भी हो सकता है, प्रसव के दौरान, प्रसव के बाद, या प्रसव के कारणों के चलते या ऑपरेशन के चलते उनको पेशाब का लीकेज होता है, तो उसको हम लोग डील करते हैं फीमेल यूरोलॉजी। इसके बाद अगर हम कहें तो एक जो मेजर स्पेशलिटी होती है ट्यूमर्स का। ट्यूमर्स में जिसमें कि किडनी का कैंसर हुआ, यूरेटर का कैंसर हुआ, पेशाब का थैली का कैंसर हुआ, पेनाइल कैंसर हुआ, टेस्टिकुलर कैंसर हुआ और प्रोस्टेटिक कैंसर हुआ, तो ये सारी समस्याएं यूरो ऑन्कोलॉजी में आती हैं। और एक और स्पेशलिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोवेसिकल डिस्फंक्शन। तो उसमें क्या होता है कि तंत्रिका के खराब होने के, नर्वस सिस्टम खराब होने की वजह से पेशाब होने में समस्या होती है, जिससे किडनी फेलियर होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसको इस सब स्पेशलिटी में डील करते हैं। तो यही करीब मोटा मेजर स्पेशलिटी, सब स्पेशलिटीज़ यूरोलॉजी के यही है। जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि प्रोस्टेट जो कॉमन हो गया है, तो प्रोस्टेट की जो बीमारी होती थी वो लगभग हम देखते थे कि 50 साल की उम्र के बाद या 40-50 या जो उम्र था, बढ़ती उम्र की बीमारी थी। लेकिन आजकल देखने में मिल रहा है कि प्रोस्टेट की समस्याएं थोड़ा और अर्ली लोगों को हो रहा है। तो वजह क्या है और कैसे हम इसको मैनेज करते हैं? नहीं, मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि प्रोस्टेट का जो आपने सवाल पूछा कि क्या प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं एज से पहले आने लगी हैं, हाँ, तो ये एक्चुअली हमेशा सत्य नहीं है जी। सत्य इसलिए नहीं है कि जो समस्याएं, जो लक्षण जो प्रोस्टेट के जो होते थे वो और भी कारणों से हो सकते हैं। जैसे पेशाब के रास्ते का संकुचन है, न्यूरोवेसिकल डिस्फंक्शन है, उसमें भी वैसे ही लक्षण आएंगे जैसे प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स को आते हैं, जिसको BPH है। तो वो पहले भी हो सकते हैं, मतलब 40 साल की उम्र में हो सकता है, 30 साल की उम्र में हो सकता है। तो ऐसा लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि भाई इसको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन क्लासिकली प्रोस्टेट का प्रॉब्लम या BPH का जो है उसका ऑनसेट 50 साल, अभी भी 50 साल ही है जी। तो इसीलिए हम प्रोस्टेट बोल के किसी पेशेंट का इलाज 50 से पहले नहीं करते। पहले हम अन्य कारणों को पता करते हैं कि किस और कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं जो है अब अभी भी कट ऑफ जो है वो 85 है। जी।
ठीक है। लेकिन उसमें एक और चीज़ है कि प्रोस्टेट कैंसर का भी जो ऑनसेट था वो भी 50 साल के बाद ही पहले था। लेकिन कुछ प्रोस्टेट कैंसर जिसको फैमिलियल प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं, जो आपके पीढ़ी में चलता है कि आपके पिताजी को हुआ या पिताजी के पिताजी को था और आपको हुआ, तो वो जेनेटिक रीजन के चलते होता है, वो कम उम्र में उसका जेनेटिक बेसिस है, वो 40-45 की उम्र में आपको हो सकता है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो। और प्रोस्टेट का अगर हम बात करें कि चलिए 50 की उम्र में ही अगर प्रोस्टेट की समस्या हो रही है तो उसके लक्षण क्या हैं और कैसे पता चले कि हम प्रोस्टेट से पीड़ित हो गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें प्रोस्टेट का जनमानस को भी समझना चाहिए। सारी बातें मैं अगर बता भी दूंगा तो किसी को याद नहीं रहेगा कि ऐसा होगा तो प्रोस्टेट होता है, और एक लक्षण होने से प्रोस्टेट हो गया ये भी सत्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली मैं पॉपुलेशन को ये बताना चाहता हूँ, जनमानस को ये बताना चाहता हूँ कि अपना पेशाब नॉर्मली आप जो इतने सालों से जैसे पेशाब कर रहे हैं, जिस तरह से आप पेशाब कर रहे हैं, जितनी बार जाते हैं, जितनी रफ्तार से आपका पेशाब उतरता है, या कोई दर्द होता है कि नहीं, या रात में कितनी बार उठते हैं, वो फ्रीक्वेंसी सबको अलग अलग है। सबको पता रहता है कि हम नॉर्मली यही मेरा रूटीन था, इसी रूटीन से हम पेशाब करते थे। उसमें कहीं कुछ चेंज अगर दिखता है तो आपको निश्चित रूप से एक यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। एक बार इवैल्यूएशन, बेसिक इवैल्यूएशन होना चाहिए। पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि अगर आप 50 साल के हो गए हैं तो वहाँ पर आपको एनुअल 1 विजिट आपको एक यूरोलॉजिस्ट पे करना चाहिए, और एक बेसिक इवैल्यूएशन होना चाहिए कि आपका कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है। जो आपको लक्षण कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आपका कुछ चेंज अगर हो रहा है तो हम लोग उसको अर्ली पिकअप कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग अर्ली कर सकते हैं, तो वो उनके बेनिफिट के लिए। तो ये 2 रिकमेंडेशन हम लोग बोलते हैं कि आप अपना जो नॉर्मल से अगर कुछ चेंज हो रहा है तो आप उसको देखिए, और अगर एनुअल विजिट आप कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा। जहाँ तक लक्षणों का सवाल है तो लक्षण दो तरह के मुख्य लक्षण होते हैं। एक होता है कि पेशाब का जितनी बार आप जाते हैं वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अच्छा, कि आप जैसे दिन में हम 3 बार कोई जा रहा है या 4 बार जा रहा है सालों से, अचानक से उसका बढ़ के 10 बार हो गया, हर घंटे पेशाब जाने लगा, हर 15-15 मिनट पे जाने लगा, 10 मिनट भी बैठ नहीं सकता, इतना हो गया कि अब वो काम ही नहीं कर पा रहा जी। तो एक समस्या ये है जो मेजर रूप से। दूसरा है कि पेशाब रोक नहीं पा रहे हैं, लग गया तो हमको अब जाना ही जाना है, नहीं तो निकल जाएगा कपड़े में, तो एक ये समस्या है। तीसरी समस्या जो होता है कि पेशाब का वेग जो होता है, फ्लो नॉर्मल फ्लो से कम हो जाएगा, या करने आप खड़े हैं, हेजिस्टेंसी बोलते हैं उसको, खड़े हैं बहुत देर तक वेट करना पड़ा तब पेशाब उतरा जी। और या पेशाब उतर गया, उतरने के बाद में एक बार आया लेकिन फिर रुक गया, फिर रुक के फिर हुआ, तो उसको हम लोग इंटरमिटेंसी बोलते हैं जी। तो पुअर फ्लो, जोर लगाना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए, जोर लगाना पड़ रहा है, स्ट्रेनिंग, इंटरमिटेंसी, पुअर फ्लो, ये सारे प्रोस्टेट के लक्षण हैं जो और भी हो सकते हैं। ये दर्शाता ये है कि आपके पेशाब के रास्ते में कहीं रुकावट है जी। नहीं, जैसे मान के चलिए कि अगर पानी ज्यादा पीता है तो ऑटोमेटिक आपने बोला कि पानी कि ज्यादा पी रहेगा तो ज्यादा बार जाएगा। एक लक्षण पकड़ के आप नहीं बोल सकते कि वो और भी कारण से हो सकता है। अगर आप ज्यादा पानी पी रहे हैं, एक कंडीशन होता है, मेडिकल कंडीशन है जिसको बोलते हैं साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया जी। उसमें क्या होता है, मरीज को ऑब्सेशन रहता है, वो हर 10 मिनट पे 1 गिलास पानी पिएगा, उसको लगता है पानी नहीं पिएंगे ना तो मेरा शरीर सूख जाएगा, एक साइकोजेनिक कंडीशन है। तो वो दिन भर में वो 8-9 लीटर पी लेगा, तो ऑब्वियस है कि 8-9 लीटर पिएगा तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहेगी। और भी ऐसे बहुत सारे कारण है, नेफ्रोजेनिक पॉलीडिप्सिया भी होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में होता है, बहुत सारे कंडीशन। तो मेरा कहना है कि ये सारा क्लस्टर जो है ये दिखाता है कि आपको पेशाब के रास्ते में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं रुकावट है, और उसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे, तब हम बताएंगे कि ये प्रोस्टेट के रुकावट के चलते नहीं, तब वो हुआ प्रोस्टेट का प्रॉब्लम जी। उसके पहले लक्षण है। तो हम स्क्रीनिंग, कुछ खास स्क्रीनिंग कराते हैं क्या प्रोस्टेट की पहचान के लिए? बिल्कुल। कौन सा? एक सबसे पहले एक क्वेश्चनर होता है जी। एक क्वेश्चनर, जैसे मैंने आपको ये सब जो क्वेश्चन पूछा, ये सब उसी के क्वेश्चनर के पार्ट होते हैं। 7-8 क्वेश्चंस रहते हैं जो पेशेंट आता है तो हम लोग मुख्य चीज पूछ लेते हैं कि कितनी बार जा रहे हो, पेशाब रोकने में समस्या तो नहीं है, पेशाब का वेग कैसा है, तो IPSS स्कोरिंग होता है। वो स्कोरिंग हम लोग को आइडिया हो जाता है कि कितना IPSS स्कोरिंग है, तो उससे ये समझ में आता है इसके लक्षण माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, तो वो समझ में आ गया कि इसको इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर लग रहा है कि हाँ ये इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, तब हम लोग एक यूरो स्क्रीन देते हैं। यूरो स्क्रीन का कहने का मतलब है एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो आपका बेसिक इवैल्यूएशन कर लेगा, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड होता है, एक पेशाब का धार का जाँच होता है, एक किडनी का फंक्शन होता है, एक पेशाब का कल्चर। तो ये सब हम लोग रूटीन में करा लेते हैं जी।
अगर लक्षण हमको दिखता है तो हम रूटीन में हम दे देते हैं। तो एक स्टैम्प बना के भी हमने रखा हुआ है, इसीलिए हमने स्टैम्प बना, आता है स्टैम्प मारा, फट जाओ ये करा के लाओ। वो उसमें अगर कहीं गड़बड़ मिला तो अब उसका जो ट्रीटमेंट है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, किधर जाएगा जी। और सर ये आपने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर की बातें होती हैं, तो प्रोस्टेट मतलब कब ऐसा रूप ले लेता है कैंसर का? हाँ, ये भी आपको मैं बताता हूँ। ये जो धारणा है कि प्रोस्टेट अगर आपको है तो भाई इसका इलाज करा लो, नहीं तो ये कैंसर बन जाएगा, ये धारणा गलत है जी। प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट का दो कंडीशन होता है, एक बेनाइन कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेशिया, और दूसरी कंडीशन होती है जो प्रोस्टेटिक कैंसर होता है। जो कैंसर होता है वो शुरू से ही कैंसर होता है जी, वो कभी बीपीएच नहीं था। हाँ। और जो बीपीएच है वो कभी बदल के कैंसर नहीं बन जाएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन चूंकि उसी ग्रंथि में हो रहा है, उसी ग्लैंड में हो रहा है, लेकिन दोनों का पैथोलॉजिकल प्रोसेस अलग है, एक दूसरे में कभी बदलता नहीं है वो। यानी मतलब उसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है कि प्रोस्टेट हो गया तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि लोग जो डर जाते हैं कि भाई प्रोस्टेट हो गया, मेरा 80 ग्राम का प्रोस्टेट हो गया, डॉक्टर साहब कहीं कैंसर तो ना बन जाएगा। तो कैंसर कभी नहीं बनेगा। अगर वो कैंसर नहीं है उसमें, तो हम लोग जो प्रोस्टेट का जो इलाज करते हैं, जो बीपीएच करके इलाज करते हैं, उसके पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कैंसर होने का कितना संदेह है। अगर संदेह होता है तो पहले हम लोग उसको बायोप्सी करते हैं, रूल आउट करते हैं कि ये कैंसर तो नहीं है। अगर कैंसर नहीं है तब आपका वो बीपीएच है, तब आप उसका ऑपरेशन करा लीजिए, जो दवा खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। कैंसर को रूल आउट करना जरूरी है। कैंसर है तो उसका इलाज ही अलग है, ट्रीटमेंट एकदम अलग हो जाएगा, एकदम अलग हो जाएगा। तो अब बच्चों की बात भी आपने शुरू में बताया था कि बच्चों को भी पेशाब की समस्याएं या ये सब समस्याएं, तो ये आजकल इतना बढ़ क्यों रहा है? और जन्मजात पेशाब की समस्याएं होती हैं क्या बच्चों में? बिल्कुल, एकदम जन्मजात होती है, माँ के गर्भ से ही बच्चों को होती है। जैसे पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं, पेल्वी यूरेटर जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होता है। किडनी का जो है जहाँ से उसकी नली शुरू होती है, वहाँ पर एक तरह का एक डायनेमिक एक सेगमेंट रहता है जिससे पेशाब निकलता नहीं, वो किडनी में जमा होते होते किडनी बड़ा फूल जाता है, तो बोलते हैं किडनी का सूजन हो गया। वैसा लेके बच्चे प्रेजेंट करते हैं, वो जन्म से ही रहता है। एक वो कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है पेशाब के रास्ते में, लिंग के अंदर में एक छोटी सी झिल्ली होती है जो पेशाब का रास्ता को बंद कर देता है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। अच्छा, ये भी जन्म से होता है। अच्छा, तो अभी क्या है, ये पहले भी होते थे लेकिन इतना अर्ली पिकअप नहीं होता था। अभी चूंकि हमारा साइंस इतना बढ़ गया है, हमारा मेडिकल का अवेयरनेस इतना बढ़ गया है, टेस्टिंग इतनी फ्रीक्वेंट हो गई है, और जब प्रेगनेंसी रहता है तो उस समय भी रिपीटेड अल्ट्रासाउंड होता है, तो ये मालूम चलते रहता है कि बच्चे को कोई समस्या है कि नहीं है। या मान लीजिए अगर घर में भी डिलीवरी हुआ तो विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, वो कहीं ना कहीं बच्चा अगर ज़्यादा रो रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, कुछ और समस्या से वो गया, तो इवैल्यूएट करते तो मालूम चल जाता कि इनको किडनी समस्या है या पेशाब के रास्ते का समस्या है, तो वो है। हाँ, जहाँ तक इंसिडेंस की बात है कि क्या ये रिसेंट टाइम्स में बढ़ गया है ना, तो बढ़ा तो डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है ना, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और हमारा जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो है वो हर डिजीज़ में ही बढ़ रहा है। ऐसा शायद ही कोई बीमारी है जिसकी फ्रीक्वेंसी पहले से बढ़ ना गई हो जी, है ना। तो आपने एक और सवाल हम लोग बात करें महिलाओं के बारे में, आपने बताया कि बड़ी झिझक के साथ वो अस्पताल में या डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाती हैं। ये यूरिन लीकेज प्रसव से के समय भी हो सकता है, प्रसव से पहले भी हो सकता है, तो ये ओवरऑल क्या समस्या है? मतलब देखिए, इसको 2-3 अलग ढंग से समझ सकते हैं। कुछ समस्याएं होती हैं महिलाओं में जो नर्व्स से रिलेटेड होती है, तंत्रिका से रिलेटेड होती है, कि वो पेशाब के थैली का जो सेंसेशन जो होता है वो सेंसेशन अल्टर्ड हो जाता है, तो वो नॉर्मल जो पेशाब को जो फील करता है हमारा माइंड, है ना, वो माइंड नॉर्मल रूप से नहीं करता है। तो इसीलिए वो ऐसा ट्रेनिंग हो जाता है कि उसको 20 बार पेशाब जाना है ना, और वो पेशाब वो रोक ही नहीं पाएगी, है ना। तो उसका कुछ का इलाज मेडिकल है, दवाओं से ठीक हो जाता है। कुछ और बीमारियां उसमें होती है जिससे पेशाब लीकेज होता है, कि एक तो ये होता है कि जैसे 2-3 बच्चे हो गए तो उसके बाद महिलाओं को उसका यूट्रस का और पेल्विक ऑर्गन, पेरिनियल ऑर्गन का उसका वीकनेस आ जाता है। तो उसके चलते एक एंटिटी होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। उसमें क्या होता है कि मरीज़ को जल्दी जल्दी पेशाब भी आएगा और खांसने छींकने पे खूब सारा पेशाब उसका निकल जाएगा। तो वो भी उसका इलाज पार्शियली मेडिकल है लेकिन लार्जली सर्जिकल है, उसकी एक सर्जरी होती है। तीसरी एक मेजर समस्या है जो फीमेल्स में होती है कि डिलीवरी के चलते या डिलीवरी के ऑपरेशन के चलते
कभी कभी जो इसका बच्चों का जो ऑपरेशन किया जाता है बच्चा निकालने के लिए, तो उस दौरान में कहीं ना कहीं चोट लग जाता है, पेशाब की थैली में चोट लग जाता है, या उसके ट्यूब में चोट लग जाता है, या उसका जो नीचे का यूरेथ्रा है उसमें चोट लग जाता है, तो छेद बन जाता है उसमें। जो छेद बन जाता है तो वो फिर बाद में 3 महीने के बाद में हम लोग उसका सर्जरी करते हैं। अलग अलग तरह का सर्जरी है, लेकिन वो सर्जिकल है, वो सब सर्जरी से ठीक हो जाता है। सर, आप एक और सवाल लेना चाहेंगे कि आपने बोला किडनी ब्लैडर कैंसर का इलाज क्या है और ये क्या सिनेरियो है इसका भी? हाँ, उसमें देखिए, उसमें ऐसा है, अलग अलग जगह का कैंसर का अलग अलग उसका ट्रीटमेंट है। अगर वो किडनी का कैंसर है तो उसका मेन स्टे ऑफ जो ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है। अच्छा, उसमें दवाएं इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो उसको निकालना है। कैंसर है तो उसको निकालना है। निकालने की विधि अलग अलग हो सकती है, या तो हम चीरा लगा के निकालें, या लेप्रोस्कोपी से निकालें, या रोबोटिक से निकालें। तो ये अलग अलग विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। ट्रांसपेरेंटल निकाल सकते हैं, रेट्रोपेरेंटल निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालना है। मुद्दा ये है कि उस कैंसर को निकालना है। उसके आसपास के ऑर्गन में जहाँ पर भी वो कैंसर कहीं पर सटा हुआ है तो वो भी अगर पकड़ में आता तो वो सब निकालना जी। सर्जरी अगर बढ़िया हो गया, मरीज बढ़िया एकदम अच्छा रहेगा, उसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो उसकी जो किडनी का जो ट्यूब होता है, इसको यूरेटर बोलते हैं, या पेशाब की थैली का जो होता है, उसमें दोनों का ही रोल है। सर्जरी भी इम्पॉर्टेंट है और मेडिकल थेरेपी भी है और रेडियोथेरेपी भी है। मतलब कीमोथेरेपी भी चलेगा, रेडियोथेरेपी भी चलेगा और ऑपरेशन भी होगा, ठीक है। तो उसमें सब तरह का रोल, उसमें सारा चीज देना पड़ता है। पेनाइल कैंसर जो है, पेनिस का जो कैंसर होता है, उसमें सर्जरी मेन स्टे है, लेकिन आगे उसमें कीमोथेरेपी का अगर बहुत एडवांस हो गया तो कीमोथेरेपी देना पड़ता है। टेस्टिकुलर कैंसर, कौड़ी का जो कैंसर होता है, उसका भी सर्जरी है, साथ में कीमोथेरेपी भी है ना, या रेडियोथेरेपी भी पड़ सकता है अगर अर्ली स्टेज में पड़ा है तो किडनी कैंसर एक अलग है जिसमें कि कीमोथेरेपी का बहुत कम रोल है, बाकी सब में मिक्स्ड है। ये भी जरूरत स्टेज के हिसाब से, कहीं पर सर्जरी सक्सेसफुल है, सर्जरी के साथ में कीमो देना पड़ सकता है, या सर्जरी प्लस कीमो प्लस रेडियो, है ना, या सिर्फ सर्जरी अलोन, अलग अलग सिनेरियो। बहुत एडवांस हो गया तो खाली आरटी किया, अब कुछ नहीं कर सकते। किडनी स्टोन की बात भी आपने की है, तो किडनी स्टोन की समस्याएं होती हैं, तो उसका यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या रोल है उसमें, किडनी की समस्या में? किडनी में स्टोन अगर आ जाए तो? किडनी का स्टोन, किडनी से लेके किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यहाँ तक कहीं भी अगर स्टोन बनेगा, ये यूरोलॉजिस्ट ही ट्रीटमेंट कर रहा है। और यही हमारा मेन स्टे है जी। मेन स्टे मतलब ये है कि लोगों को भ्रम रहता है कि कहाँ जाएं, किस डिपार्टमेंट में जाएं। हाँ, यही मैं समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि किडनी का स्टोन, जनरल सर्जन जो है वो पित्त की थैली का, पथरी का इलाज करते हैं, उसी से मशहूर हो जाते हैं कि पथरी के डॉक्टर हैं। पथरी उसके कहीं भी होता तो उन्हीं के पास चले जाते हैं। ये सिनेरियो, इसमें क्या है, पहले से और अभी में बहुत फर्क हो गया। पहले क्या था कि सारी चीज का इलाज है, चीरा लगाओ, काटो और निकालो। अब ये चेंज हो गया। अभी क्या है, मिनिमलिस्टिक का जमाना है। वो इसलिए क्योंकि स्टोन जो है वो एक रेकरेंट फिनोमेना, अगर आपको एक बार स्टोन बना है तो वो दोबारा भी बन सकता है। और अगर ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन से आपके बाकी अंगों को भी नुकसान है, और वो सर्जरी एक ही बार हो सकती है। भविष्य में आपको कभी भी जरूरत पड़ेगा तो मरीज बुरी तरह से फंस जाएगा। इसीलिए ट्रेंड ये है कि अभी एक ऐसा प्रोसीजर करना है जिसको बार बार किया जा सके, जी, है ना, जिसमें हमारा इंडोयूरोलॉजी आता है। इंडोयूरोलॉजी में क्या होता है, कोई चीरा नहीं लगता, नॉन इन्वेजिव रहता है, इन्वेजिव रहता है लेकिन विथ नो इंसिजन, एक पीसेनल है जिसमें एक छोटा इंसिजन पड़ सकता है, नहीं तो बाकी सारा है कि वो स्कारलेस होता है जी। वो पेशाब के रास्ते से ही मशीन डाल के, पतली पतली मशीनें होती हैं, यूआरएस कर सकते हैं, टीआरपी कर सकते हैं, पीसीएनएल कर सकते हैं, ईसीआरएस कर सकते हैं, आरआईआरएस कर सकते हैं, सब कुछ बिना कुछ चीरा लगाए मरीज में उसको क्लियर किया जा सकता है। तो ये मरीज के लिए इतना बड़ा चेंज है वर्ल्ड ओवर कि ये तो बहुत कॉमन बीमारी है। जितनी बीमारियां बोले उसमें सबसे कॉमनेस्ट में स्टोन का प्रॉब्लम जी। और स्टोन का प्रॉब्लम के अगर मान लीजिए छोटा स्टोन है आपका, 7 mm का स्टोन है, उसके लिए आपको इतना बड़ा सा चीरा लगा के और किया जाए तो वो नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है जी। लेकिन इंडोयूरोलॉजी के ज़माने में ये सब एफर्टलेसली किया जा सकता है। तो इसीलिए यूरोलॉजिस्ट जितने भी स्टोन डिजीज़ है वो नॉन यूरोलॉजिस्ट का रिकमेंडेशन ख़त्म हो गया। जनरल सर्जन का रिकमेंडेशन है ही नहीं, उनको नहीं करना है। झारखंड का सिनेरियो क्या है, जो हम यूरोलॉजी की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं जो आपने बताया, ये कितना है
क्या मतलब सिनेरियो है झारखंड में इन बीमारियों का? आपके पास कितने मरीज और कैसे? मैं आपको बताता हूँ। 2012 में मैं रांची आया था। उस समय से अगर मैं असेस करके देखूं तो एक तो यूरोलॉजी का अवेयरनेस इतना ज़्यादा बढ़ा है इस पिछले 10 साल में। इस स्पेशलिटी को लोग, मैं जब पहली बार आया था रिम्स में, मैंने बोला कि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो बोला ये करेगा क्या, क्या इलाज करे? बोले पथरी निकालता। पथरी तो सब लोग निकालता, जनरल सर्जरी में हर ओटी में निकलता है, तुम अलग क्या करोगे, है ना? तो वो मेंटालिटी चेंज हो गया जी, है ना। हमने शुरू किया था जिसमें मतलब पहला मंथ में मेरे पास में 2 पेशेंट आया था, 2 ही पेशेंट आया था पूरे मंथ में, पहला ओपीडी में जी। और आज हमारा है कि एक ओपीडी हमारा 100 ओपीडी रहता है मिनिमम जी, है ना। तो ये अवेयरनेस शो करता है कि लोग समझ गए कि कहाँ जाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात कि जब लोग आने लगे, पहले ये सोचते थे कि ये सब असाध्य बीमारी है, एक सर्जन को दिखा लिया, बोला नहीं ये बहुत छोटा सा है, ये हमसे नहीं होगा, ये दवाई खाओ, है ना। अब वो समझ गए कि नहीं इसका ट्रीटमेंट है, तो लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ गया। और अगर आप ओवरऑल सर्जिकल पेशेंट्स देखेंगे तो ओवरऑल सर्जिकल पेशेंट्स का अप्रॉक्सीमेटली 50% पेशेंट जो है वो यूरोलॉजी का पेशेंट है। ठीक है, 50%। आज भी अगर आप जितनी सर्जरी हो रही है उसका 50% पेशेंट आप देखेंगे तो वो यूरोलॉजी का पेशेंट रहता है। ये इतना कॉमन है जी। सर चलते चलते एक आपसे ये जानना चाहेंगे कि झारखंड के लोगों का के लिए आपका क्या संदेश होगा इस बीमारी को लेकर, अवेयरनेस को लेकर के? देखिए, मैं 2-3 बातें बोलना चाहूँगा जो ज़्यादातर बीमारियों में सही रहती है। कि पहला तो अपना जीवन शैली पे लोगों को ध्यान देना चाहिए, है ना। लोग आज की भागा भागे में अपना सेहत को लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान देना चाहिए। खान पान पे, वर्जिश पे, है ना, और आपका हाइजीन पे, ये सब पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान देना। ठीक है। दूसरा बात है कि आपको डॉक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ना एक अपना पर्सनल फिजिशियन या पर्सनल यूरोलॉजिस्ट या जिसको आपको जानते हैं, वहाँ पे आप बीच बीच में अगर आप जाएंगे तो उससे आपका ही लाभ है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आज के डेट में, अगर यूरोलॉजी संबंधी जो है, यूरोलॉजी एक इतनी सक्सेसफुल ब्रांच बन गई है कि ये जितना मॉडर्न इक्विपमेंट्स का जितना अच्छा समागम इस फील्ड में हुआ है वो किसी भी फील्ड में नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर लोग जो ऑपरेशन से डरते थे तो ये आजकल ऑपरेशन जैसा नहीं रह गया। अगर किडनी का स्टोन का ऑपरेशन बोले तो ऐसा जो पहले लोग डरते थे और नहीं इलाज कराते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डायग्नोज हुआ है, एक पथरी किसी ने डॉक्टर ने बता दिया कि आपको 10 mm का स्टोन है तो ऑपरेशन आप करा लीजिए, तो वो डर के मारे नहीं कराते कि भाई चीरा लगेगा, 2-3 महीना अस्पताल में रहना पड़ेगा, इस तरह का चलेगा। तो अभी क्या है कि 1-2 दिन में ही आपका मामला सुलझ सकता है, ये इतना एडवांस हो गया। तो एक सर्जरी बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शंस बन गया है यूरोलॉजी के लिए, और एक ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट आपको आपके सेहत का एक अच्छा ख्याल रख सकता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी और सुंदर तरीके से हम लोगों को जानकारी दी है। ये जो यूरोलॉजी की समस्याएं जो हैं वो भी है लाइफस्टाइल डिजीज है, यानी कि आपको स्वस्थ रहना है तो अपने जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यायाम करें, योग करें। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रोस्टेट को लेकर के जो भ्रम था कि प्रोस्टेट हुआ तो कैंसर हो सकता है, ये डॉक्टर साहब ने बखूबी से बताया कि किसे इसमें अंतर है। तो अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।